गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो अभी हम पहुंच जाते हैं अपने पेज नंबर 35 पे, मॉनसून एज अ यूनिफाइंग बॉन्ड। कल हम कर चुके थे आपके एडवांसिंग मानसून, रिट्रीटिंग मानसून हो गया था। और मुझे लग रहा है कि आप बहुत बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। मुझे तो ऐसा लगता है जिस तरह से तुम लोग वापस रेस्पॉन्स कर रहे थे उससे। और हाँ नैन्सी, चलो फिर ये चैप्टर अभी आज खत्म कर देते हैं, उसके बाद में रिट्रेटिंग मानसून को दोबारा पढ़ा देंगे, ठीक है। हाँ, अभी ये चैप्टर आज खत्म हो जाएगा बेटा, फिर रिट्रेटिंग मानसून को ले लेंगे लास्ट में, ताकि फिर मैं आपको मैप भी साथ में रख दूं ना। तो जब अगर कोई टॉपिक मुझे लेना होता है तो उसका मैप के अंदर मैं दिखाने के लिए बना के रखता हूँ। अब वो नेक्स्ट वाला टॉपिक लिया तो उसको हमने मैप को नहीं रखा, तो मैप भी। हाँ, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल भी हमने कल कर लिया था। अ, आज नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल से हमने शायद करना है, वहां से करना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल से, है ना। एडवांस और रिट्रीटिंग मानसून हो गया था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल देखते हैं। तो पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न कोस्ट एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया रिसीव ओवर अबाउट 400 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल एनुअली। यानी कि आप वेस्टर्न कोस्ट तो समझ ही गए हो, मैप में ना आपको दिखाया हुआ है। जो अरबियन सी की तरफ भारत का जो है, वहां पर जो बारिश होती है वो एनुअली अगर देखा जाए तो 400 सेंटीमीटर के लगभग होती है। अपने आप में काफी है, क्योंकि मैंने बताया कि जो मानसून विंड्स हैं, जो मॉइस्चर जिसके पास में होती है, वो साउथ वेस्ट से ही इंडिया के अंदर एंटर करती है। और वेस्टर्न साउथ वेस्टर्न जो विंड्स हैं, इसकी वजह से पूरे 90% इंडिया के अंदर बारिश ही उसी की वजह से होती है। तो वेस्टर्न कोट्स की तरफ से एंटर करती है, तो यहाँ पर बारिश, या फिर नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के अंदर जो आपने बात की, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, इन इलाकों में या तो आपके वेस्टर्न घाट की तरफ, वेस्टर्न कोस्ट की तरफ, या फिर नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के अंदर बारिश जो है एनुअली साल भर में 400 सेंटीमीटर के लगभग बारिश होती है। हाउ एवर इट इज लेस देन 60 सेंटीमीटर इन वेस्टर्न राजस्थान एंड एडजॉइनिंग पार्ट ऑफ गुजरात। लेकिन राजस्थान के अंदर और या फिर गुजरात के अंदर बारिश कम होती है। और गुजरात का भी वो क्षेत्र जो राजस्थान के साथ लगा हुआ है, वहां पर बारिश 60 सेंटीमीटर से भी कम होती है। रेनफॉल इज इक्वली लो इन इंटीरियर ऑफ द डक्कन प्लेटू। जो डक्कन प्लेटू का एरिया है, देखो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पूरा सेंट्रल हाईलैंड्स एंड डक्कन प्लेटू का अलग अलग मैप भेजा था, आज भी फिर भेज दूंगा, ताकि आपको पता रहे डक्कन प्लेटू वाला कौन सा इलाका है। जो आप देखते हो मध्य प्रदेश से नीचे का जो एरिया है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, और उससे नीचे केरल, तमिलनाडु, ये पूरा का पूरा डक्कन प्लेटू का एरिया है। तो ये बोल रहे हैं कि रेनफॉल इज इक्वली लो इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द डक्कन प्लेटू। इंटीरियर पार्ट का मतलब यानी कि कोस्टल एरिया के तरफ तो बारिश हो रही है वहां पर डक्कन प्लेटू में, लेकिन इंटीरियर पार्ट में नहीं होती। तो आपने सुना होगा, जैसे महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र है, वो ड्राई रीजन है, वहां पर बारिश बहुत कम होती है। तो ऐसे ही एग्जाम्पल मैं आपको देके बता रहा हूँ कि इंटीरियर पार्ट के अंदर बहुत कम बारिश होती है। एंड ईस्ट हरियाणा एंड हरियाणा एंड पंजाब में भी बारिश कम होती है। रेनफॉल इज इक्वली लो, अच्छा डक्कन प्लेटू हो गया, एंड ईस्टर्न ऑफ द शाद्री। शाद्री एक हिल्स हैं जो महाराष्ट्र और कर्नाटका के
क्षेत्र में है, तो यहां पर भी बारिश कम होती है। यहां पर भी बारिश कम होती है। सह्याद्री कहां पर है? महाराष्ट्र, कर्नाटका के अंदर। वाई डू दीज रीजन्स रिसीव लो रेनफॉल? अब ये क्षेत्र में बारिश कम क्यों होती है? ए थर्ड एरिया ऑफ लो प्रेसिपिटेशन इज अराउंड लेह इन जम्मू एंड कश्मीर। एक तो हमने बता दिया इंटीरियर पार्ट ऑफ द दक्कन प्लेटो, एक बता दिया राजस्थान, और राजस्थान के साथ लगा हुआ गुजरात, दो, और तीसरा है जो लेह है, जम्मू कश्मीर के अंदर लेह का एरिया है, वहां पर बारिश कम होती है। द रेस्ट ऑफ द कंट्री रिसीव मॉडरेट रेनफॉल, और पूरे देश का बाकी का हिस्से के अंदर एक बारिश का मॉडरेट मतलब एक एवरेज रेनफॉल वहां पर होती है। तो तीन जगह पे बेटे कल कल क्लास में थे बेटा आप? हाँ, बस यही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है। कल हमने बात की थी कि मेघालय के अंदर शिलोंग चिरापुंजी के 60 किलोमीटर के एरिया में एक मासिन राम एक जगह है, एक विलेज है, जो कि सभी बच्चों को पता है। अगर आप तुम किसी बच्चे से पूछोगे तो बता देंगे। ली थी नहीं ली ऐसा नहीं होता है बेटा, मर्जी नहीं होती है। जब वंस यू हैव ज्वाइन द क्लास, आप पूरा क्लास को लीजिए, नहीं तो कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होगा। तो जो मासिन राम जगह है मेघालय के अंदर खासी हिल्स के ऊपर है। गारो सबसे वेस्ट में, गारो कल मैंने मैप लेके समझाया था, फिर खासी, फिर जैंतिया। तो खासी हिल्स है, उसके ऊपर जो ये विलेज है, यहां पर सबसे ज्यादा, इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा बारिश होती है। ठीक है ना? तो ऐसा गलती मत करो कि बीच में क्लास छोड़ दो। मेरे से बगैर पूछे तो कोई छोड़ता नहीं, तुमने पता नहीं कैसे छोड़ दिया। द रेस्ट ऑफ द कंट्री रिसीव मॉडरेट रेनफॉल, स्नोफॉल इज रिस्ट्रिक्टेड टू द हिमालय रीजन। और जो स्नोफॉल होती है वो सिर्फ हिमालय क्षेत्र में ही होती है। अब वो क्यों होता है स्नोफॉल हिमालय रीजन में? मैं आपको बता चुका हूं, एज द हाइट विल इंक्रीज, जैसे ही हाइट ऊपर की तरफ इंक्रीज होती है, द टेम्परेचर स्टार्ट डिक्रीजिंग। ठीक है ना? टेम्परेचर डिक्रीज हो जाती है। तो जहां भी आपका 4 किलोमीटर से प्लस एरिया, यानी कि 4000 मीटर से ऊपर जितने भी हिल्स हैं जिसकी 4000 मीटर्स और उससे ज्यादा हाइट है, वहां पर टेम्परेचर 0 डिग्री पहुंच जाता है। तो 0 डिग्री पे आपको पता है पानी भी आइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस वजह से वहां पर जो है बारिश की बूंदे हैं, वो ड्यू टू द एक्सट्रीम लो टेम्परेचर, फ्रीजिंग पॉइंट होने की वजह से वो स्नो के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो इस वजह से आपके हिमालयन रीजन के अंदर, जो हिमालय का रीजन जिनकी 4 किलोमीटर से एवरेज हाइट ज्यादा है, वहां पर बारिश स्नोफॉल के रूप में होती है। Owing to the nature of monsoon, the annual rainfall is highly variable from year to year. कल भी मैंने आपको बताया था कि मॉनसून के ऊपर बहुत ज्यादा आप भरोसा नहीं कर सकते। एनुअली जो रेनफॉल है ईयर टू ईयर भी डिपेंड करती है। कभी रेनफॉल ज्यादा होती है मानसून की, कभी कम होती है। उसके बहुत सारे रीजन्स हैं, लेकिन तुम्हारे चैप्टर के अंदर वो टॉपिक्स इंक्लूड नहीं है, तो नहीं बताएंगे हम आपको। मतलब एक कॉन्सेप्ट आप डेवलप कर सकते हो कि जैसे आपके साउथ में, भारत के साउथ में इंडियन ओशन है, ऐसे ही पैसिफिक ओशियन है। ठीक है ना? जिसको हिंदी के अंदर जैसे प्रशांत महासागर वो बोलते हैं, भूमध्य सागर बोलते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि कई बार क्या होता है, आपकी तरफ जो मॉइस्चर बेरिंग विंड आनी चाहिए वो हो क्या जाती है, जिस रीजन के अंदर, मान लो कि पैसिफिक ओशियन की तरफ ही, वहां पर लो प्रेशर एरिया बनता है। मैंने बोल दिया ना, आपको बता दिया कि जो मानसून है वो किसी के भरोसे पे नहीं है।
इसका तो ये है जहां पर लो प्रेशर एरिया बनेगा ये विंड्स उसी तरफ चलना शुरू कर देती है, ठीक है ना। और लो प्रेशर एरिया आपको पता ही है जहां पर एक्सट्रीम हीट होगी, एक्सट्रीम हीट क्लाइमेट होगा। तो इस वजह से कई बार क्या होता है, इंडियन ओशन से जो सदर्न वेस्टर्न मानसून हमारी तरफ आने की बजाय वो पैसिफिक ओशियन की तरफ चली जाती हैं, या फिर जो देखो आपका दक्षिणी अमेरिका की तरफ में पेरू का रीजन है, चिली है, उस तरफ चली जाती है। तो बात समझ गए, सबको ये समझ में आ गया क्यों वेरिएशन क्या है रेनफॉल के अंदर क्यों है? बिकॉज ऑफ द लो चेंजेस चेंजिंग इन द लो प्रेशर एरिया। जो लो प्रेशर एरिया हमारे इधर बनता है, अगर उससे ज्यादा किसी और क्षेत्र में बन जाएगा तो वहां पे बारिश का जो रुख है उस तरफ चला जाता है, हमारी तरफ कम होती है। ठीक है, तो owing to the nature of monsoon, the annual rainfall is highly variable from year to year. Variability is high in the region of low rainfall, such as part of the Rajasthan, Gujarat, and the leeward side of the Western Ghats. ये वेरिएबिलिटी कहां पर हाई है? राजस्थान के अंदर। राजस्थान में कभी बिल्कुल बारिश नहीं होगी, कभी बारिश हो सकती है गुजरात के अंदर, और लीवार्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट। अब मैं आपको विंडवार्ड साइड और लीवार्ड साइड क्या है वो बता चुका हूं। एज सच while areas of high rainfall are liable to be affected by the floods, ऑब्वियस है कि इसी तरह से जहां पर रेनफॉल ज्यादा होती है, बारिश ज्यादा होती है, तो वहां पर फ्लड्स की सिचुएशन ज्यादा बनती है। एरियाज ऑफ रेनफॉल आर ड्रॉट प्रोन, लो रेनफॉल। अब कुछ एरिया ऐसा है जहां पर बारिश बहुत कम होती है तो वहां पे ड्राउट की कंडीशन बनती है, ठीक है ना। ड्राउट यानी कि अकाल पड़ता है, अकाल मतलब बारिश के ऊपर ही डिपेंड है वहां का एग्रीकल्चर, और बारिश हुई नहीं तो खाने के लिए जो अनाज है, ग्रेन का प्रोडक्शन नहीं होगा। तो मानसून एज ए यूनिफाइंग बॉन्ड, मानसून को आप कैसे पूरे देश को एक यूनिफाई करके रखती है, किस तरह से, उसको हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, ठीक है। किस तरह से मानसून हमारे लिए यूनिफाइंग बॉन्ड है, एक करके रखती है किस तरह से। तो आप पहले से जानते हो, ये तो आप बता ही चुके हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं। द वे ऑफ हिमालय प्रोटेक्ट द सबकॉन्टिनेंट फ्रॉम एक्सट्रीमली कोल्ड विंड्स फ्रॉम द सेंट्रल एशिया। जो हिमालय है वो भारत को ठंडी हवाएं आने वाली, जो कि सेंट्रल एशिया से, अब मैं आपको बता चुका हूं, कुछ ऐसा चीज नहीं बचा है, फिर भी किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो। मैंने बताया है कि जो हिमालय के नॉर्थ में तिब्बतियन प्लेटू है, तिब्बतियन प्लेटू के आगे फिर चाइना, चाइना के आगे मंगोलिया, मंगोलिया के आगे रसिया। तो यहाँ जो रसिया का जो साइबेरियन रीजन है, रसिया का ईस्टर्न पार्ट है, वहां वो बिल्कुल आर्केटिक ओशंस के पास में है। तो वहां पर आप कह सकते हो कि बहुत कोल्ड क्लाइमेट है, तो वहां से जो हवाएं आएंगी चल के वो बहुत ही ठंडी होंगी, लेकिन उसका असर भारत में देखने को नहीं मिलता बिकॉज ऑफ द हिमालयज। हिमालय हमको प्रोटेक्ट कर लेता है, ठीक है, ठंडी आने वाली हवाओं को रोक लेता है। क्लियर हो गया ये बात? चलो वेरी गुड। तो दीज हिमालय प्रोटेक्ट द सबकॉन्टिनेंट। अब सबकॉन्टिनेंट क्यों लिखा है? इंडिया का जो आसपास का एरिया है उसको पूरे को हम इंडियन सबकॉन्टिनेंट बोलते हैं। जब इंडियन सबकॉन्टिनेंट की बात करेंगे तो इंडिया के आसपास का कौन सा क्षेत्र मैं आपको बता देता हूं। इंडिया के नॉर्थ में क्या है? हिमालय। साउथ में क्या है? इंडियन ओशन। और आपके वेस्ट में क्या है? अरबियन सी। और ईस्ट में क्या है? बे ऑफ बंगाल। तो इस पूरे क्षेत्र के अंदर जितने भी कंट्री आ गए वो सारे सब कंटिनेंट, इंडियन सब कंटिनेंट के कंट्री है, ठीक है ना।
उसमें आपके पास में पाकिस्तान भी आ गया, उसके पास में आपके पास में नेपाल भी आ गया, बांग्लादेश भी आ गया, भूटान भी आ गया, म्यांमार को भी आप ले सकते हो, अफगानिस्तान को भी आप ले सकते हो, साथ में श्रीलंका को भी ले सकते हो, मालदीव को भी ले सकते हो। तो जब सब कॉन्टिनेंट की बात करेंगे तो आपको समझ में आना चाहिए कि सब कॉन्टिनेंट का मतलब क्या है। This enables northern India to have uniformly high temperature compared to the area of same latitude. अब हिमालय की वजह से ही हमारा ये जो क्षेत्र है, जिस लैटिट्यूड के ऊपर इंडिया का लोकेशन है, वहां पर टेम्परेचर हाई रहता है कंपेयर अगर करें तो दूसरे जो देश हैं सेम लैटिट्यूड के ऊपर। कारण यही है कि हिमालय हमको ठंडी आने वाली हवाओं से बचा लेता है। सिमिलरली द पेनिनसुलर प्लेटू अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सी फ्रॉम द थ्री साइड्स, और आपका जो पेनिनसुलर प्लेटू का एरिया, आप पेनिनसुलर प्लेटू आप मैं आपको पहले बता चुका हूं, डिवीजन ऑफ करके भेजा हुआ है पेनिनसुलर प्लेटू, जो आपके क्या कोई मेरे को बताएगा? नहीं तो फिर मैं बताता हूं पेनिनसुलर प्लेटू का एरिया कौन सा है। शाबाश, देखता हूं कितने बच्चों ने याद रखा है। अरे बेटा, साउथ ऑफ द विंध्याचल, साउथ ऑफ द सतपुरा रेंज। जो सतपुरा रेंज है उसके साउथ का पूरा पेनिनसुलर प्लेटू है। दक्कन प्लेटू, चलो ठीक है, थोड़ा आस्था, लेकिन आप सीधा का सीधा एक करेक्ट अगर इसको डिफाइन करना चाहो तो सतपुरा जो रेंजेस है उसके साउथ का पूरा इलाका, सतपुरा रेंजेस के साउथ का पूरा इलाका पेनिनसुलर प्लेटू है। और हाँ, आप अपने मैप में भी देख सकते हो बेटा, मैप पे क्यों नहीं देखते? ये देखो, ये वाला पूरा इलाका देख रहे हो, ये पेनिनसुलर प्लेटू है। पेनिनसुलर प्लेटू मतलब वो एरिया, हाँ, पेनिनसुलर प्लेटू का मतलब वो लैंड वाला पार्ट जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो। तो आपका गुजरात है, इधर वेस्ट बंगाल है, इसके पूरा नीचे का एरिया, ठीक है ना, चाहे गुजरात, फिर मध्य प्रदेश आ जाएगा, इधर उड़ीसा आ जाएगा, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, फिर आपका मध्य प्रदेश के यहाँ पे छत्तीसगढ़ आ गया, फिर आपका आंध्र प्रदेश आ गया, तेलंगाना आ गया, इधर महाराष्ट्र आ गया, कर्नाटक आ गया, और उसके आगे केरल आ गया, तमिलनाडु आ गया। ये पूरा का पूरा पेनिनसुलर प्लेटू है। इसमें क्या है, वो एरिया जो तीनों साइड से पानी से घिरा हुआ है। तो साउथ ऑफ दी सतपुरा रेंजेस, जो सतपुरा रेंज है उसके साउथ का पूरा इलाका पेनिनसुलर प्लेटू है। भूला मत करो बेटा। Similarly, the peninsular plateau under the influence of sea from three sides has moderate temperature. Peninsular plateau क्योंकि इसके ऊपर इन्फ्लुएंस रहता है सी का तीनों तरफ से, मैं बता चुका हूं कौन कौन सा। एक तरफ वेस्ट में आपका अरबियन सी है, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, और नीचे इंडियन ओशन है। इस वजह से ये पूरा का पूरा यहाँ पर भी मॉडरेट ही टेम्परेचर रहता है, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता है। has moderate temperature. Despite such moderating influence, there are great variation in temperature conditions. और मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस तो है यहाँ पर, मान लिया बात कि एक तरफ आपका वेस्टर्न अरबियन सी है, एक तरफ बे ऑफ बंगाल है, फिर भी वेरिएशन टेम्परेचर में मिलता है। वो कहाँ मिलेगा? इंटीरियर में मिलेगा। इंटीरियर जो लैंड का पार्ट है, जैसे कि वेस्टर्न घाट है और ईस्टर्न घाट की तरफ जो स्टेट्स हैं, जो यानी कि कोस्टल पे स्टेट्स हैं, वहां पर तो टेम्परेचर लो मिल जाएगा, मॉडरेटिंग टेम्परेचर। लेकिन जैसे जैसे आप इंटीरियर में जाओगे, मध्य प्रदेश के एरिया में जाओगे, छत्तीसगढ़ में जाओगे, तो वहां पर फिर इतना ज्यादा टेम्परेचर में वेरिएशन देखने को मिलता है। नेवरदेलेस, नेवरदेलेस का मतलब इसके बावजूद
The unifying influence of the monsoon on the Indian subcontinent is quite perceptible. यानी कि इन सब के बावजूद भी आपके इंडियन सबकंटिनेंट के अंदर मानसून का जो अफेक्ट है, जो कि यूनिफाई करके रखती है पूरे देश को, वो एकदम परसेप्टिबल का मतलब क्लियर है। यानी कि मानसून हमारे देश को यूनिफाई करके रखती है, ये बात बिल्कुल क्लियर है। द सीजनल अल्टरेशन ऑफ द विंड सिस्टम एंड एसोसिएटेड वेदर कंडीशन प्रोवाइड ए रिथमिक साइकिल ऑफ द सीजन। अब ये एक आप कह सकते हो कि सीजन के अंदर जो, यानी कि ऋतुओं के अंदर जो परिवर्तन के साथ हवा के अंदर जो परिवर्तन आता है, वो जो मैं आपको बता ही चुका हूं, कैसे कैसे सीजन चेंज होता है, कैसे विंड की डायरेक्शन बदल जाती है, ये एक साइकिल तैयार हो जाता है इसका। इवन द अनसर्टेनिटीज ऑफ रेन एंड इवन अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, यहां तक कि जो रेन के बारे में जो अनसर्टेनिटीज है, यानी कि बारिश की कोई निश्चित नहीं है कि बारिश इस टाइम में होगी, और ना तो इवन डिस्ट्रीब्यूशन है बारिश के, सब कहीं पूरे देश में बराबर बारिश होगी, ये भी कोई निश्चित नहीं है। ठीक है, आर वेरी मच टाइपिकल ऑफ द मानसून। अब ये मानसून का आप कह सकते हो कि बहुत ही टाइपिकल तरह की मानसून है भारत के अंदर। द इंडियन लैंडस्केप, its animal, plant life, its entire agriculture calendar and life of the people, including the festivities, revolve around this phenomenon. मानसून के ऊपर बहुत सारे फेस्टिवल्स आपके मानसून के ऊपर डिपेंड है। आपकी एग्रीकल्चर किस किस तरफ कौन से एनिमल्स को रखा जाएगा, किस तरह की खेती की जाएगी। देखो, आपने देखा है कर्नाटक के अंदर, आसाम के अंदर चाय और कॉफी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश का कुछ पार्ट में, उत्तर प्रदेश बिहार में गन्ना कर रहे हैं, महाराष्ट्र में गन्ना की खेती करते हैं, अपने यहाँ पर सरसों गेहूं और चावल हो रहे हैं। तो ये सब किस वजह से है? इट इज बिकॉज ऑफ द मानसून। हम मानसून का जो जिस तरह का, जहां पर बारिश का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, जहां पर ज्यादा बारिश होते है उसके अकॉर्डिंगली एग्रीकल्चर की खेती की जाती है, कम होती है उसके हिसाब से की जाती है। राजस्थान में ना के बराबर होती थी पहले, तो उसके हिसाब से खेती होती है, वहां पर ऐसी होगी जो जहां पर बारिश की कम जरूरत होगी। ठीक है ना? तो द इंडियन लैंडस्केप इस एनिमल प्लांट लाइफ, कहां पर किस तरह के प्लांट्स होंगे, एंटायर एग्रीकल्चर कैलेंडर, पूरा एग्रीकल्चर का कैलेंडर, यानी कि किस टाइम में बिजाई होनी है, किस टाइम में फसल को काटना है, किस टाइम फसल पकेगी, ये लाइफ ऑफ द पीपल और लोगों का जीवन, इंक्लूडिंग द फेस्टिविटीज, और यहां तक कि आपके फेस्टिवल्स भी हैं, रिवोल्व अराउंड द फिनोमेना, दिस फिनोमेना। ये सब कुछ जो मानसून है इसके हिसाब से ही डिसाइड होते हैं। ठीक है ना? इसके हिसाब से होते हैं। तो केरल के अंदर भी ओनम है, आपके यहाँ पर लोहरी का है, मतलब पंजाब के अंदर लोहरी है, होली है, मतलब बहुत सारे जितने भी फेस्टिवल्स है, वो बारिश के हिसाब से भी कई सारे फेस्टिवल्स हम मनाते हैं। तो ईयर आफ्टर ईयर पीपल ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट ईगरली अवेट द अराइवल ऑफ द मानसून। हर साल लोग मानसून का बहुत ही उत्सुकता से इंतजार करते रहते हैं, चाहे वो नॉर्थ में हो, चाहे साउथ में हो, चाहे ईस्ट में हो, चाहे वेस्ट में हो, सब लोग इंतजार करते हैं मानसून का। कब हमारे यहाँ पर मानसून आए, कब गर्मी से रिलीफ मिलेगा, कब हम फसल की बिजाई कर पाएंगे, तो ये सबको डिपेंड करता है। These monsoon winds bind the whole country by providing water to set the agriculture activities in motion. अब ये मानसून की जो हवाएं हैं, ये पूरे कंट्री को एक सूत्र में बांध के रखती है। बाय प्रोवाइडिंग वाटर, कैसे? हवा, पानी प्रोवाइड कर टू सेट द एग्रीकल्चरल एक्टिविटी इन मोशन,
और ये एग्रीकल्चरल के जो एक्टिविटीज है उनको स्पीड अप कराती है। द रिवर, द वैलीज विच कैरी दिस वाटर आल्सो यूनाइट एज अ सिंगल रिवर वैली यूनिट। चाहे आपके रिवर्स हों, चाहे वैलीज वैलीज हों, कैरी दिस वाटर आल्सो यूनाइट अ सिंगल रिवर वैली यूनिट। ये भी आपके देश के पानी को इधर से उधर ले जाती है, वो भी एक यूनाइट का काम करते हैं, ठीक है ना। जो बारिश आपके हिमालय के अंदर हुई, वो बारिश का पानी आपके पूरे देश तक पहुंच रहा है, ठीक है ना। जहां जहां से गंगा नदी जा रही है और वो जाकर वेस्ट बंगाल तक पहुंच जाता है, बांग्लादेश तक पहुंच जाती है गंगा नदी का पानी जो आपके हिमालय से चलने लगा। तो ये इस तरह से एक यूनिफाइंग बॉन्ड के रूप में भी काम करती है। तो बेटा ये था आज आपका चैप्टर। अब इसके पीछे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं, उनको कर लो। अब फर्स्ट वाला मेरे को कोई बताए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस रिसीव हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड। हाँ, बी, मोहसिन राम। इसको बोलेंगे मोहसिन राम, इसका प्रोनाउंसिएशन आप समझिए, मोहसिन राम, मोहसिन राम, ठीक है। तो हाईएस्ट बारिश जहां पर होती है रेनफॉल इन द वर्ल्ड, दिस इज मोहसिन राम। और ये आपको पता होना चाहिए, ये मेघालय के अंदर है। और ये चेरापूंजी भी दे रखी है, पहले हम चेरापूंजी बोलते थे। चेरापूंजी के 60 किलोमीटर के पेरीमीटर में ही मौसिन राम है, ठीक है ना। आजकल हम मौसिन राम को बोलना शुरू कर दिया है। तो द विंड ब्लोइंग द नॉर्दर्न प्लेन्स इन समर इज नोन। लो, जब भाई पूरी गर्मी होती है, हाँ, बहुत ज्यादा गर्मी होती है। शाबाश, सभी का मैं सुन पा रहा हूँ, मैसेज भी मैं देख लेता हूँ। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। तो मैंने बताया था ना कि जब लो प्रेशर एरिया तो बन गया है आपके पंजाब हरियाणा में, लो प्रेशर एरिया तो बन गया है, लेकिन वो इतना ज्यादा नहीं बना। याद करते जाओ, रिकलेक्ट कर लिया करो कि जो आपके सदन पेनिसुला सदर्न हेमिस्फीयर से, यानी कि इंडियन ओशन से आने वाली हवाओं को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाए, यानी कि वो सदर्न हेमिस्फीयर से आने वाली हवाओं को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, गर्मी तो हुई है, तो वो क्या करेगा, जो लोकल विंड्स है उनको अपनी तरफ अटैक करेगा। और लोकल विंड्स ड्राई हैं, तो वो क्या करेंगे, ड्राई विंड्स है तो वो लू होगी, उसमें ह्यूमिडिटी, उसमें मॉइस्चर है ही नहीं, तो गर्म होंगी बहुत उसके अंदर। फिर वो लू ही उसको बोल सकते हो आप बस। तो विच ऑफ द फॉलोइंग causes rainfall during winters in northwest part of India? अच्छा, वेरी गुड। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट के अंदर रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ये तो क्लियर, आपको समझ में तो आ गया ना, कॉन्सेप्ट हमने समझाया था आपको कैसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। चलो, वेरी गुड। हम्म। तो मानसून अराइव्स इन इंडिया अप्रोक्सीमेटली इन, वेरी गुड, अर्ली जून, फर्स्ट वीक ऑफ द जून। और फर्स्ट वीक क्या, जून के फर्स्ट में ही आ जाता है केरल के अंदर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स कोल्ड वेदर। अरे भाई, मैं पढ़ तो लूं एक बार। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स करेक्टराइज द कोल्ड वेदर सीजन इन इंडिया। अरे भाई, विंटर है तो दिन के अंदर भी कोल्ड एज एंड वार्म वाइट, हाँ। भाई विंटर में तो दिन के अंदर भी तो, देखो वो हमने बात की थी जैसे रिट्रीट करती है मानसून, तब का बताया था कि डेज वार्म होते हैं और नाइट्स कोल्ड होती है।
लेकिन जब सर्दी होती है, चलो इसको और देख लेंगे क्योंकि दोनों एक जैसे ही लग रहे हैं, फिर भी मैं आपको क्लियर करके बता दूंगा। वैसे हाँ वो रिट्रेटिंग, नो प्रॉब्लम बेटा नैन्सी, हम आपके पास क्लियर कर देंगे, क्योंकि हम रिट्रीटिंग मानसून में पढ़ा तो वार्म डेज एंड कोल्ड नाइट लिखा हुआ है, ठीक है ना। जब मानसून रिट्रीट करती है तो उस टाइम में दिन का जो स्काई क्लियर हो जाता है, और फिर नाइट में फिर टेम्परेचर फिर भी मतलब डाउन चला जाता है पारा। तो कोई दिक्कत नहीं, इसको क्लियर कर लेंगे। तो ये तो बाकी तो आपके क्वेश्चंस हैं, वो सारे क्वेश्चंस मैं आपके पास में भेज दूंगा, और सिर्फ हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ही कराएंगे अभी। तो बाकी मैप वाला देखो काम इसमें, मैप का भी आपने पूरा कर लेना है कि नेक्स्ट पेज के ऊपर है एरिया रिसीविंग रेनफॉल ओवर 400 सेंटीमीटर। ये आपको पूरा का पूरा, क्योंकि अभी आपके पास में मैप नहीं होंगे घर पे, तो हैं तो आपको ये पूरा, ये देखो दिखा के रखा हुआ है, पूरा मैप वर्क करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट पेज पे भी देख लो। हर चैप्टर में हम मैप का काम करके चलेंगे, क्योंकि जब जब आप मैप करोगे तो आप चीजों को ज्यादा दिनों तक रिटेन कर पाओगे, और कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छी तरह से क्लियर होगा। भारत के मैप के ऊपर आपकी पकड़ बनेगी, एरिया का पता लगेगा आपको मैप में सब कुछ धीरे धीरे, ठीक है ना। तो मैप नहीं किया तो सोचो कि कुछ नहीं किया, फिर मैं उसको मानता हूं कि वो खाली पैरेट है, पैरेट। हमें पैरेट की जरूरत नहीं है। हमें, तोता क्या करता है, तोते को जो कुछ पढ़ा दो बार बार वो बोलने लगता है, ऐसा नहीं, हमें चाहिए समझने वाला बच्चा, हर चीजें समझ में आ जाए। और समझने के लिए तीन तरीके होंगे। क्लास को रेगुलर अटेंड कीजिए, अपने डाउट्स को बना के रखिए पूछने के लिए, और उसके बाद में उसको रिवाइज कीजिए, और साथ में जितना भी मैप वर्क है उसको कीजिए और लर्न कीजिए। ये होता है तरीका। हाँ, चलो वेरी गुड। तो आज की क्लास हम यहीं पर ही खत्म करें, और उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर लेने से पहले कल 2 मिनट के लिए हम रिट्रीटिंग मानसून करा देंगे। फिर उसके बाद में आपका शुरू हो जाएगा चैप्टर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, 5th चैप्टर है। अब हम थोड़ा स्पीड से चलेंगे, इतना कॉन्सेप्ट वाली बातें नहीं है आगे। जो भी कॉन्सेप्ट समझने वाली बातें थी क्लाइमेट चैप्टर में काफी कुछ हद था, आगे इतना ज्यादा नहीं है। हम पढ़ते जाएंगे और आपको साथ में क्लियर करते जाएंगे। सिर्फ आपने क्या करना है, अभी नेक्स्ट चैप्टर के लिए आपके पास में पेंसिल होनी चाहिए, ताकि इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड आएंगे जिनका आपको मीनिंग नहीं पता है, तो आप साथ साथ में लिखते जाना है उनको, फिर बाद में अपने घर पे उसको रिवाइज भी करो, ठीक है ना। तो कल से एक हैबिट बना लेना कि आपकी पेंसिल आपके पास होना चाहिए, ताकि जब चीजें कुछ ऐसे वर्ड आएंगे डिफिकल्ट वर्ड मैं आपको बताऊंगा, तो आप उसका मीनिंग लिखते जाएंगे साथ में। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? हाँ, और ये बात याद रख लेना बेटा, जो भी जितने बच्चे, काम 100% होना चाहिए। अच्छा, आस्था पूछ रही है, ये कौन, कृतिका पूछ रही होंगी, कृतिका पूछ रही है कि इकोनॉमिक्स कब शुरू करोगे सर। चलो फिर ये हो गया अपना, हिस्ट्री का एक चैप्टर कर चुके हैं हम। हिस्ट्री का क्या क्या हो गया था याद है तुम्हें? ऐसे मत बोल। ओके, तो क्या करना चाहोगे, चलो अभी 16 बच्चे हैं, बताओ क्या करोगे पहले। ज्योग्राफी तो चल ही रहा है। इकोनॉमिक्स में बेटा मुझे लगता है कि जो चीजें आपके सामने हो जाए ना, ऐसे तो बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स जैसा कुछ है नहीं, लेकिन
फिर भी देखो, जो भी चीजें हम दूर बैठ के कर रहे हैं तो उसमें ऐसा है कि जिसके अंदर आप इंटरेस्ट से कर पाओ। तो मेरा अपना मानना है कि कंपेरेटिवली आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये कंपेरेटिवली आपके पास में, या सिविक्स, ये थोड़े इंटरेस्टेड होंगे बजाय कि आप इकोनॉमिक्स करें। तो चाहे तो हम सिविक्स शुरू कर सकते हैं, है ना। सिविक्स शुरू कर लेते हैं, क्योंकि हिस्ट्री में थोड़ा ये कंफ्यूजन है कि हिस्ट्री में मैं एक चैप्टर करा चुका हूं, आपके हुआ नहीं, तो कुछ बच्चों को कुछ बेनिफिट नहीं होगा जो ऑलरेडी कर चुके हैं। तो क्यों ना हम सिविक्स कर लें। तो कल से आप सिविक्स लेके बैठोगे। सिविक्स सभी के पास है? हाँ सर, चैप्टर 4 में टोटल कितने मैप बनाने हैं? महक, जो भी आप मैप का काम देख रहे हो, आपके पास में अ, अगर मैप अवेलेबल है तो इस करो बेटा। एडवांसिंग मानसून, रिट्रीटिंग मानसून को करो। ठीक है ना। एक एक मैप पे एडवांसिंग मानसून दिखाओ, एक पे रिट्रीटिंग मानसून दिखाइए। और फिर इस पे जो दो चीजें पूछी है कि अबाउ 400 सेंटीमीटर रेनफॉल कहाँ पर होती है, और इसमें ज्यादा नहीं करना, बस आपने पूरे इंडिया का नहीं दिखाना है, अलग रीजन वाइज। दो चीजें पूछी है तो आप वैसे ही देख लो कौन कौन सा एरिया है। देखो ये शेड करने में दिखाया, अगर आप 36 पेज पे देखोगे तो ये ब्लू में बहुत ज्यादा डार्क, पर्पल में डार्कली शेडेड किया है, वो एरिया है आपका मेघालय ही पूरा इन्होंने दिखा रखा है, गारो खासी जयंती। तो ये पूरा का पूरा अबाउ 400 सेंटीमीटर रेनफॉल वाला है। फिर उसके बाद में ईस्टर्न सेक्टर और वेस्टर्न घाट्स को दिखाया, जहां पे 200 से लेके 400 मीटर तक बारिश। देख पा रहे हो? हाँ, तो इससे आपको आइडिया लगेगा कैसे कलर कोड से चीजों को मैप के अंदर पहचाना जा सकता है। ठीक है ना। मैप स्किल्स आएंगी आपके अंदर, मैप रीडिंग आएगी, मैप को कैसे पढ़ा जाता है। तो दो चीजें ही करनी है आपको। एरिया अबाउ 400 सेंटीमीटर, और बिलो 60 वाला पूछा है, तो उतना आप मैप को समझ लो, करके देख लो। बाकी तो आपको एडवांसिंग और रिट्रीटिंग मानसून को करना ही है, मैप का काम। सर, अपने हिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट नहीं करवाया। अरे वो कृतिका कुछ दिन आई नहीं थी, मेरे को याद है, कृतिका को याद नहीं हो। कृतिका, तुम कुछ दिन आए नहीं थे स्कूल बेटा शुरू में। तो चैप्टर, हाँ तो मैं बोल, कृतिका बोल रही है, तो कृतिका उस पीरियड में अब्सेंट थी कुछ दिन ना। चलो ठीक है, फिर आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। हाँ, आप एग्जिट कर सकते हो। चलो A1 में नहीं हुआ तो बाद में देख लेंगे, अभी हम सिविक्स करा लेते हैं।